स्ट्रेंथ इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ जैसे मैं बोल दूं कि एक मेंबर है, कोई भी मेरे पास एक मेंबर है, सपोज ये कोई मेंबर है, इस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो सब यूनिट की है। कितनी यूनिट है? कोई भी यूनिट, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में सपोज 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का इसकी स्ट्रेंथ है। यदि मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कह रहा हूं कि ये जो 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये हो गया है कि 95% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, कि 95% चांसेस है कि ये कभी भी आपको 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ नहीं देगा। केवल 5% चांसेस है कि कभी ये आपको 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम की स्ट्रेंथ दे दे। तो यदि आप ये इंश्योर कर दें कि आपके मटेरियल में 95% चांसेस है सक्सेस के, 5% चांसेस है फेल के, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। हालांकि इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को चैप्टर नंबर 2 जब मैं पढ़ाऊंगा तब पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कंक्रीट के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे चूंकि अब आज से स्टार्ट करना है तो क्या क्या मैं बेसिक टर्म्स यूज करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में, उन सभी को पहले मुझे यहाँ पर पढ़ाना होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं लिख रहा हूँ, इट इज द स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ, मेरे साथ आप लोग लिखते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। इट इज द स्ट्रेंथ फॉर विच नॉट मोर देन 5% results are expected to fall। ठीक है, नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। या तो ये स्टील की हो सकती है या फिर कंक्रीट की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज करने वाला रहूँगा। एक रहूँगा आपका एफसीके, एफसीके मतलब इसको हम कहेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 में। लास्ट टॉपिक रहेगा मेरा ये चैप्टर नंबर 2 का, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। और मैं एक टर्म यूज करने वाला रहूँगा FY, जो कि रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक कहूँ या फिर मैं इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहूँ, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, है ना। इसको हम FY से शो करेंगे। तो जैसे FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को शो कर रहा है, FY कैरेक्टरिस्टिक या फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को शो कर रहा है, क्योंकि कंक्रीट और स्टील की तो मेरे लिए दो मटेरियल है आरसीसी के अंदर। यदि मैं बात कर रहा हूँ FCK का, और मैं इस डेफिनेशन को यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा कि जो 5% रिजल्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, इसको थोड़ा सा सही करेंगे, नॉट लिखना मैं भूल जाऊँ, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो चुका है? इसका मतलब ये हो चुका है FCK का कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया, आप समझते हैं M मतलब मिक्स, 20 मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि मैं बोलता हूँ कि मैंने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के कितने क्यूब्स बनाए, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के मैंने सपोज 100 क्यूब्स बनाए। क्यूब समझते हैं आप, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया? क्यूब बनाया। और इस क्यूब को हमने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किया, तो मुझे पता चला 95 क्यूब से ज्यादा क्यूब्स आपका 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 क्यूब्स या 5 से कम क्यूब्स 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम की स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो इसी कंडीशन में हम इस 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह देंगे, और फिर इसको मैं FCK से डिनोट कर दूंगा कि FCK है आपका 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं FCK को इस 20 M20 को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तभी कहूंगा जब मेरे 95% क्यूब्स 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे, और केवल 5 क्यूब्स या 5 से कम नंबर ऑफ क्यूब्स क्या दे,
20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ है, तब मैं इसको कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक क्यूब भी ऊपर नीचे हुआ, सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास 90 क्यूब्स, 90 क्यूब्स जो है वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 क्यूब्स 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तब मैं उस M20 को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा। क्लियर है? इसलिए मैंने लिखा है नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर, अच्छा नॉट में यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया था, तो यहाँ पर नॉट हटा देते हैं। ठीक है, इट इज द स्ट्रेंथ फॉर विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो यहाँ पर नॉट दो बार लिख दिया था, इसलिए एक नॉट हटा दिया मैंने। आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ये डेफिनेशन हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। क्लियर है यहाँ तक क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मीनिंग? क्लियर है? इसको डिटेल में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले रहेंगे कॉन्क्रीट के लिए, और स्टील के भी हम बात करेंगे कैसे एफआई निकाला जाता है, कितने टाइप के स्टील होते हैं, सबके बारे में। अभी फिलहाल में अपनी डेफिनेशन आपको पता रखना है, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सेकंड में यहाँ डेफिनेशन आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ। अब ये क्या नया चीज है सर? तो यदि हम बात करें डिजाइन स्ट्रेंथ का, तो डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में मैं ये लिखना चाहूंगा, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर दो, आपको डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is divided by factor of safety, FOS लिखा हूँ, अभी मैं पहले एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ, by factor of safety। अब जहाँ इसको ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? FOS। जहाँ जहाँ मैं अब FOS लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है? ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू गेट डिजाइन स्ट्रेंथ, टू गेट डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? डिजाइन स्ट्रेंथ का लिख रहे हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आपकी क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने का। आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पता है अपने मटेरियल की, चाहे फिर वो स्टील हो या कंक्रीट हो, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर यदि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि मैं बात करूँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट कितना होता है? और कंक्रीट के लिए होता है 1.5, मतलब कंक्रीट की जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलने वाली रहेगी उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और फॉर स्टील की यदि मैं बात करूँ, तो स्टील के लिए मिल जाती है 1.15। ये मैं कहाँ से लाया? ये मैं लाया IS 4562,000 से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर लिमिट स्टेट फॉर LSM, लिमिट स्टेट मेथड, फॉर लिमिट स्टेट मेथड लेकिन में LSM है ना। जब भी मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिखता हूँ वो जो और अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगी। जब भी मैं लिमिट स्टेट लिखता हूँ तो उसको मैं ब्रैकेट में LSM, लिमिट स्टेट मेथड लिख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं LSM लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। और इसके लिए हम कोड कौन सा यूज करने वाले हैं? इसके लिए जो हम कोड यूज करने वाले हैं IS कैपिटल लिखना है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 2000 यहाँ पे ये रिवाइज हुआ था कोड। ठीक है, इससे पहले हम 1978 का कोड यूज करते थे, जो बेस्ड ऑन दी प्योरली वर्किंग स्ट्रेस, सम पार्ट वाज यूज्ड देयर। यहाँ पर ये जो है वो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन पर बेस्ड है, IS 462000 लिमिट स्टेट मेथड पर बेस्ड है। कुछ पार्ट में लास्ट के कुछ पोर्शन में वर्किंग स्ट्रेस को डिस्कस किया गया है इस कोड के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका डिजाइन स्ट्रेंथ। अब ये डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? इसलिए कैलकुलेट करना जरूरी है क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये एक्चुअल स्ट्रेंथ है, इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। यदि मैं कह दूं कि मैंने जो कंक्रीट बनाया उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है, क्या ये हर टाइम इतनी ही रहेगी? नहीं, ये वेरी होती रहेगी, क्योंकि कंक्रीट क्या एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आप कंक्रीट को मिक्स करते हैं, हर जगह प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती, उसके कारण आपको उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलना पड़ता है। जैसे स्टील का भी है, स्टील में भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भैया आपने कंक्रीट के लिए ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टील के लिए कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ले रखा है? EAC में पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विस में एक बार पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर मेरा आंसर ये रहेगा कि सर कंक्रीट जो है वो साइट पर प्रिपेयर किया जाता है, जहां पर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती है, जहां पर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता है, जहां पर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट नहीं हो सकता है, जहां पर टेम्परेचर वेरी कर सकता है, जहां पर वाटर की क्वालिटी चेंज हो सकती है, अच्छी नहीं रह सकती है, जहां पर आपका कंक्रीट डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। तो इसलिए ऐसे मटेरियल जो एक्चुअली साइट में प्रिपेयर होने वाले हैं
वहां पर मुझे हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ती है। लेकिन स्टील क्या है, स्टील प्योरली एक फैक्ट्री में प्रिपेयर होने वाला मटेरियल है, होमोजीनियस मेटल है, ऑलमोस्ट प्योरली नहीं ऑलमोस्ट। तो जब ये फैक्ट्री में प्रिपेयर हो रहा है तो टेम्परेचर पर कंट्रोल है, बहुत सारी जो अदर फैक्टर्स है उन पर कंट्रोल है, मिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या था, ये अलग अलग मटेरियल थे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, नंबर ऑफ मटेरियल्स आर देयर। यहाँ पे तो केवल स्टील है, इसलिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है क्योंकि ये फैक्ट्री पे बनाया जाता है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है क्योंकि ये साइट पर बनाया जाता है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका डिजाइन स्ट्रेंथ पर बात। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, मैं डेफिनेशन 3 नंबर लेना चाहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक लोड का। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड भी सेम रहने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, ऐसे लोड स्ट्रक्चर के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाएंगे जो कि 95% प्रोबेबिलिटी रखते हैं कभी एक्सीड न होने के। यदि मैं कह दूं कि मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर 50 किलो न्यूटन का प्रेशर फोर्स आने वाला है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर यदि ये लोड 50 किलो न्यूटन को क्रॉस नहीं कर रहा है, देन इट शैल बी कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो ऐसे लोड जिनके पास 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कभी भी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर तो अपनी इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो यहाँ पे लिखूंगा, इट इज the load, it is the load which has, it is the load which has 95% probability of not exceeding, probability of not exceeding throughout the life of the structure, throughout the life of the structure। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, 5%। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5%। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लोड लगाया है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड की अब ये जो वैल्यूज है ये मुझे कहाँ से मिलेगी भाई साहब, कि कितना कितना लोड लिया जाए, विंड लोड कहाँ से लूँ, अर्थक्वेक लोड कहाँ से लूँ, सेल्फ लोड कहाँ से लूँ, ये सब लोड आपको कोड से मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोड मेरे को कहाँ पर मिलेगा भाई, तो ये जो कोड है वो मैं आपको कोड के नाम लिखवाना चाहता हूँ कि यदि मैं आपको चाहिए विंड लोड, जैसे कि आपको चाहिए विंड लोड, सबसे पहले हम बात करते हैं डेड लोड का। यदि आपको चाहिए डेड लोड, यदि आपको चाहिए लाइट लोड, जिसको हम इम्पोज लोड भी कहते हैं, लाइट लोड लिखो या इम्पोज लोड लिखो, बोथ आर सेम। फिर मैं यदि लिखूँ आपका विंड लोड, फिर मैं आपका लिखूँ यदि विंड लोड के बाद स्नो लोड लिखूँगा, बर्फबारी जब होती है ना, ठंडे रीजन जो होते हैं जहाँ पर बर्फ गिरती है उसके कारण लोड लगता है। और फिर लोड कॉम्बिनेशंस के लिए भी हमारे पास एक कोड है, स्पेशल लोड्स, इसके अंदर हम लिख सकते हैं स्पेशल लोड्स। और एक लास्ट में मेरे पास रहेगा अर्थक्वेक लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम लिखना चाहूँगा, डेड लोड के लिए आप यूज कर सकते हैं IS 875 पार्ट 1, लाइट लोड के लिए आप यूज कर सकते हैं IS 875 पार्ट 2, विंड के लिए यूज कर सकते हैं IS 875 पार्ट 3। यहाँ पे इन कोड्स में इन सभी की वैल्यूज दे रखी है, कितना कितना विंड लोड लेना होगा, उनकी डिजाइन दे रखी है। स्नो लोड के लिए आप यूज करेंगे IS 875 पार्ट 4। लोड कॉम्बिनेशंस और स्पेशल काइंड ऑफ लोड्स, स्पेशल लोड्स दे रखे हैं अदर देन अर्थक्वेक लोड, इसके लिए पार्ट 5 अवेलेबल है। और आपके जो अर्थक्वेक लोड है इसके लिए अलग कोड हम यूज करते हैं IS 1893 2002 में रिवाइज हुआ था। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ कोड्स जो कि हमें लोड के लिए दिए जाते हैं। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए IS 456-2000 हम यूज करने वाले रहेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग लोड्स की वैल्यू है वो आपको इन कोड से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में डिस्कशन। अब मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली थी, फिर उसको डिजाइन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया था, वैसे कैरेक्टरिस्टिक लोड लूंगा और यहाँ पर उसको इसमें कन्वर्ट करूंगा डिजाइन लोड में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में ले रहा हूँ यहाँ पर, कौन सी डेफिनेशन, डिजाइन लोड की।
डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड में हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन लोड में हम जैसे कि आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में मैंने क्या कर रखा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया था और डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकाली थी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन लोड निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक लोड के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू गेट और टू ऑब्टेन लिख सकते हैं डिजाइन लोड। ठीक है, तो इसका यदि मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूला तो लिख सकता हूँ डिजाइन लोड इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक, ये तो कैरेक्टरिस्टिक लोड है ना, ये एक्चुअली आपका सर्विस लोड है, वर्किंग लोड है, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर आप बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दिया जाए, यदि आप लिमिट स्टेट में बात नाम कर रहे हैं तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डोज विल बी टेकन एज 1.5। ठीक है, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, 1.5 लेना है। इसके अंदर वो लेना है आपको LSM डिजाइन के अंदर, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स डिजाइन के अंदर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेना होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने लोड कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 इम्पोज लोड 1.5 टाइम्स ले लिया था कैरेक्टरिस्टिक लोड का डिजाइन, है ना, तो वो हो जाएगा आपका डिजाइन लोड। अब बात आती है कि भैया आपने डिजाइन लोड में निकालने के लिए लोड के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करा, लेकिन स्ट्रेंथ के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा, ऐसा क्यों? तो देखो स्ट्रेंथ क्या है, मैं बोल दूं कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 50 किलो न्यूटन लेने की है, मतलब मेरे ऊपर 50 किलो न्यूटन का वेट रख दो मेरे सर के ऊपर, मैं टूटूंगा नहीं, ये मेरी स्ट्रेंथ है 50 किलो न्यूटन लोड लेने की। किसी कारण से मेरी स्ट्रेंथ 50 किलो न्यूटन से कम हो गई, मैं 45 किलो न्यूटन की ले पा रहा हूँ। मतलब ये कब होगा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा एज जो है वो बढ़ गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो टू कंसिडर डेथ इफेक्ट कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मेरी प्रॉपर मिक्सिंग मटेरियल की नहीं हो सकती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ वहां पर मटेरियल्स के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैं 50 किलो तक का लोड नहीं ले सकता, मैं सपोज 40 का ही ले पाऊंगा, तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले ही बता दिया कि मेरी कैपेसिटी 50 की नहीं 40 की ही है, तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपको डिवाइड करना है। अब डिजाइन लोड की या कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करूँ तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर लोड आने वाला है वो 100 किलो का आने वाला है। जैसा मेरे को किसी ने बोल दिया कि मैं तेरे ऊपर 100 का लोड रखने वाला हूँ, हो सकता है वो 100 का नहीं 120 का रख दे, तो यहाँ पर मुझे लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है कि मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर सपोज 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अरे नहीं, हो सकता है कि भैया एक दिन मैंने पार्टी रखी अपने घर में 100 लोग और आ गए, तो उनका लोड कौन लेगा भाई, वो अलग से 100 लोगों का, तो उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं 100 लोगों, यहाँ पर 5 लोग नहीं रहेंगे इस घर में, किसी कारण से इसमें 100 लोग भी आ सकता है, एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लो लोड की, लोड और ज्यादा आ सकता है, तो लोड और ज्यादा आ सकता है इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया। स्ट्रेंथ और कम में दे सकता हूँ इसलिए मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया। तो मटेरियल के केस में हमेशा उसके स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लोड के केस में उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला बताना चाह रहा था, जो मैं बता देता हूँ, कांक्रीट में ज्यादा क्यों लेते हैं, स्टील में कम क्यों लेते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एक नोट करके लिखेंगे क्योंकि इसमें पूछा गया तो यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे को मालूम है जो चीज मैं बोल के लिखूंगा आप लोग उतना ही लिखोगे अपने नोट्स में, जो मैं बोल के खत्म कर दूंगा आप लोग लिखते ही नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन फॉर कंक्रीट as compared to steel because concrete is prepared at the site where no quality control can happen. लो क्वालिटी कंट्रोल से मेरा क्या ऑफर हो सकता है, या लेस क्वालिटी कंट्रोल से मेरा क्या ऑफर मतलब है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट नहीं हो सकता है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं हो सकता है, मिक्सिंग का गुड वो नहीं है, टेम्परेचर वेरी हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर में, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है साइड पर डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है आपका कॉन्क्रीट। तो इसी कंडीशन में आपको हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.5 लेना चाहिए। स्टील फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है इसलिए 1.15 इससे कम ले लिया जाता है, कॉन्क्रीट की तुलना में स्टील में कम होता है। तो ये था मैंने 4 डेफिनेशन इस लेक्चर में डिस्कस करा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड, डिजाइन लोड। ठीक है, चलिए, थैंक यू।